अब न्यूमेरिकल जानते हो ना आप लोग, जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, मास निकालना पड़ता है, एक्सीलरेशन निकालना पड़ता है, फोर्स, पावर, वर्क, एनर्जी, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पार्ट कब स्ट्रांग होगा? बायो वाले तो वैसे ही मैथ से थोड़ा सा घबराते हैं, तो न्यूमेरिकल करने में उनको प्रॉब्लम आती होगी, है कि नहीं? तो न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे स्ट्रांग किया जाए? आप जितने भी बायो के स्टूडेंट, आपके जो भैया वगैरह होंगे नीट वगैरह, या फिर आपके कोई सीनियर्स वगैरह होंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, उनसे पूछना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे टफ चैप्टर कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे टफ चैप्टर सब्जेक्ट कौन सा है? तो सभी बोलेंगे क्या? 99% स्टूडेंट बोलेंगे कि फिजिक्स ही सबसे टफ है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में क्या होते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये कि आपका जो न्यूमेरिकल है, फिजिक्स वाला पार्ट, जिसका फिजिक्स वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया मेडिकल का, जो क्योंकि बायो ऑलमोस्ट सबकी एवरेज ही होती है, बायो में कोई थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। केमिस्ट्री लगभग इजी है, आसान है। केमिस्ट्री में आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पूरा आपका समझने का और रटने का है बस। बचा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बचा फिजिक्स। तो जिसकी फिजिक्स अगर स्ट्रांग हो गई, समझो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा नीट में। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट को स्ट्रांग करना हम लोगों को। तो न्यूमेरिकल कैसे स्ट्रांग होंगे? न्यूमेरिकल तब स्ट्रांग होंगे जब आपकी मैथ अच्छी होगी। क्या अच्छी होगी? आपकी मैथ अच्छी होगी, तब जाके आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, आपका जब मैथ स्ट्रांग होगा तब जाके आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होंगे। 2 मिनट रुकना बेटा। ठीक है, तो मैथ में देखो, इसलिए मैं जब भी फिजिक्स की स्टार्टिंग करता हूं, तो फिजिक्स में जब भी स्टार्टिंग करता हूं तो स्टार्टिंग में मैं पहले पढ़ाता हूं आपको मैथमेटिकल टूल्स। क्योंकि जब तक आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी, आपको जो बेसिक मैथ्स की जरूरत है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने की, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया होगा, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया होगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे उस पर? क्या एचसी वर्मा सॉल्व करी? कोई है ऐसा जिसने एचसी वर्मा वगैरह ये बुक वगैरह सॉल्व करी? जीत, विजय, विनय, शुभम? अभी किसने बताया था कि 6 चैप्टर पढ़ लिए? कौन था वो? ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिकली क्या पढ़ाता हूँ, पहले स्टार्टिंग में सर मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाता हूँ। हाँ, कौन पूछ रहा है? बोलो बेटा, रुको मत, बोलो। सर डीसी पांडे सॉल्व किए। डीसी पांडे सॉल्व करिए। चलो ठीक है, डीसी पांडे भी अच्छी है। ठीक है, जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए डीसी पांडे अच्छी है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब अगर बुक्स वगैरह भी सॉल्व करते रहो आप, डीसी पांडे हो गया, सिंगेज हो गया आपकी, उनको भी सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं जनरली क्या पढ़ाता हूँ, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि पहले बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग, उसके बाद ही हम लोग हमारा जो स्टडी वगैरह करेंगे हम लोग, आपका जो फिजिक्स है वो स्ट्रांग होगी। जब तक आपका बेस ही कमजोर होगा तब तक आपका फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो फिजिक्स को स्ट्रांग करने के लिए आपको मैथ अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे आप, उतने ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। पहली बात, थ्योरी रटने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। फिजिक्स में गलत फहमी है कि थ्योरी पढ़ लेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे। ठीक है, तो आप जैसे जैसे, और फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूमेरिकल्स करते जाओ, जो फॉर्मूला देखना है वो फॉर्मूला देखो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। वो फॉर्मूले आपके इतनी प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के पीछे मत पड़ना कि फॉर्मूले को रटने बैठ जाओ आप लोग। ठीक है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स करते हैं वैसा नहीं करना है आप लोगों को।
तो फिजिक्स को अलग ही तरीके से थोड़ा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स का काम क्या है? टूल्स हमारे जनरल डेली लाइफ में क्या यूज होते हैं टूल्स का? तो टूल्स जैसे मान लो स्क्रू ड्राइवर है, हैमर है, प्लास है आपका, ये हमारा काम क्या करता है? ये हमारे काम को इजी करता है, ठीक है। आपको मान लो कोई कील वगैरह ठोकनी है उस पर, तो आपको हैमर की जरूरत पड़ेगी। विदाउट हैमर आप कील को शायद नहीं ठोक पाओगे या बहुत ही मुश्किल होगी। तो टूल्स ने क्या करा? आपके काम को क्या कर दिया? आसान कर दिया। उसी तरह से जो मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स क्या करते हैं? फिजिक्स को इजी करते हैं, ना कि टफ। तो मैथ्स के कारण फिजिक्स आपकी इजी हो जाती है। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले हैं? पूरी मैथ्स नहीं पढ़नी हम लोगों को। हम लोगों को मेनली किन किन चीज की नॉलेज होनी चाहिए? एक तो नॉलेज होनी चाहिए हमको ट्रिगोनोमेट्री की, जो जनरली आपको 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हायर लेवल पढ़ाऊंगा अब। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर, और वेक्टर के बाद पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन, ठीक है। वेक्टर के बाद पढ़ाऊंगा मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो किस किस बच्चे ने सारी चीजें पढ़ ली? ऐसा कोई जिसको सभी आता हो? ट्रिग्नोमेट्री आती है आप लोगों को? ट्रिग्नोमेट्री किस किस को आती है? ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से नहीं आती सर। पूरी तरह से नहीं आती? कौन बोला? अरुण। अरुण, प्राची, जीत, लकी, मानस, मंजुला, मंथन, विनय, शुभम। ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके यूनिट एंड डायमेंशन वो सारी चीजें बाद में आएगी। पहले मैं मैथ्स फिजिक्स की स्टार्टिंग मैथ्स से करूंगा, ठीक है। तो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, इसको ध्यान से समझना है। आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। और मैंने बोला कि फिजिक्स अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो नीट में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री, हम लोग इसमें किसकी स्टडी करते हैं? हम लोग इसमें स्टडी करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मींस थ्री, गोन मींस साइड, मेट्री मींस होता है मेजरमेंट। मतलब हम लोग थ्री साइड किसकी होती है? ट्राइंगल की। तो हम लोग ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। और कैसा ट्राइंगल है ये? ट्राइंगल भी एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। अब इसमें से कोई सा भी एंगल, ये एंगल भी थीटा हो सकता है, ये भी थीटा हो सकता है। तो इसको मान लिया आपने एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड को आपको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आप लोगों को पता होगा। साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनस। सारे बच्चों को बताओ tan थीटा क्या होता है? प्राची? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं साइन को cos से डिवाइड कर दूं, अगर साइन को डिवाइड कर दूं cos से, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो p बाय b ही बचेगा। तो tan थीटा को मैं अगेन लिख सकता हूं क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता है, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं। आगे देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? जल्दी बोलो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ये होता है 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा होगा h बाय पी। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे यस सर। h बाय, ठीक है, h बाय पी। फिर आगे देखो, cos 1 बाय कॉस थीटा क्या होगा आपका? h बाय b होगा।
अगला देखो tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1 बाय tan थीटा, और ये क्या होगा b बाय p होगा। और cot थीटा, जैसे tan थीटा को मैंने sin थीटा बाय cos थीटा लिखा, तो cot थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos tan थीटा theta. अपॉन sin Sorry, थीटा। sin theta. ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। अब देखो आगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ। 1 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 1 होता है। 2 क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है मुझे, ये 2 क्यों नहीं होता, या 0 क्यों नहीं होता, वो ये 1 ही क्यों होता है। विनय, प्राची, मंथन, मंजुला, मानस, लकी, अमन, अरुण। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, कोई प्रूव कर सकता है इसको, आप लोगों ने पढ़ लिया बस, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये किसी को याद नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही चीज का ध्यान रखना है, साइंस को समझना है, जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आए, रटना नहीं है चीजों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप लोगों को समय आप लोगों को भी डायरेक्ट बताया गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन क्यों होता है 1, इसका रीजन देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, उसको प्रूव करते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी मैंने फॉर्मूला देखा था, साइन थीटा बराबर क्या था, P बाई एच था। साइन थीटा की जगह क्या P बाई एच लिख सकता हूं मैं, Yes, sir. और कॉस थीटा की जगह क्या B बाई एच लिख सकता हूं। D by H. तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बाय H का स्क्वायर, B का स्क्वायर बाय H का स्क्वायर, h square upon h square. तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर हो जाएगा। और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है बेटा, क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, h P square स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर होता है H. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसको H स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन H स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आपको चीजों को रटना नहीं है, समझना है, अब याद रहेगा, Yes, sir. ठीक है। अगली आइडेंटिटी क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, क्या इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आपको ये पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ को डिवाइड कर दो, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, दोनों तरफ इक्वल से डिवाइड कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा से। फिर क्या करो, उसको स्प्लिट कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस, इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, Tan square theta. tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता Sec. है, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से प्रूफ हो गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। आया समझ में बेटा, Yes, sir. विनय, शुभम, प्राची, yes sir ठीक है ना। आपको जो भी डाउट हो आप उसी समय पूछ सकते हो, ठीक है।
समझ में नहीं आ रहा हो तो चुपचाप नहीं बैठना है, आपको पूछना है और सारा ध्यान यहां पर होना चाहिए। और आप ये जो लेक्चर देख रहे हो डेमो के, तो ऐसे रूम पे देखो जहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, आपको कहीं से आवाज नहीं आ रही हो, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठो, जो जो मैं लिखवा रहा हूं उसको भी नोट करते हुए जाओ। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक, ये भी प्रूव कर सकते हैं क्या, इसको प्रूव कर सकते हो आप लोग? अमन, अरुण, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या इसको प्रूव कर सकते हो? क्या करेंगे, यहां पे मैंने डिवाइड किया था किससे, अभी इसको ये वाले को प्रूव करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा से। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, आपका ये आ जाएगा। करवाऊं क्या इसको, या कर लोगे? विनय, प्राची, कर लोगे बेटा ये, या करवाऊं? यस सर, कर लेंगे, मैं कर लूंगा सर। कर लोगे? चलो आगे देखो। अब थोड़ा सा सवाल पूछता हूं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 कितना होता है और कॉस 0 कितना होता है, जल्दी बोलो। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। 1 क्यों होता है? Why sin 0 is equal to 0 and cos 0 equal to 1? sin 0 0 क्यों होता है और cos 0 1 क्यों होता है? आपने पढ़ा ना, sin 0 0 होता है, क्यों होता है? सर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा सर। किससे डिवाइड करेंगे? 4 0 को 4 को सर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा सर। अच्छा, आपने वो ट्रिक याद करें कि 0 1 2 3 4, यस 4 सर। 4 से डिवाइड कर दो और रूट लगा दो इसका, तो सारी वैल्यू आ जाती है। ये 0 की आएगी, ये 30 की आएगी, 45 की, 60 की, 90 की। ये रीजन, यस सर। यही रीजन है। किसने बताया ये, कौन है, नाम बताओ बेटा। अरुण सर। अरुण, चलो बेटा, आपने ऐसे अब इसको याद कर रखा होगा, लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल रीजन कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है। चलो देखो मैं समझाता हूं। मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखो हमको हर चीजें समझनी है, रटने वाली चीजें मैं बहुत कम बताऊंगा, जो भी चीजें होगी मैं उसको कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाओ, क्योंकि फिजिक्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे। तो अभी से अपनी आदत डालो कि रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो देखो, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या होगा, बेस होगा। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है। अब साइन 0 डिग्री ये किस एंगल की बात कर रहा है? 0 डिग्री कौन सा एंगल का ट्रायंगल हो गया? किस एंगल को 0 करना पड़ेगा मुझे? क्या यहां पर जो एंगल है 60 डिग्री, क्या यहां पर वो एंगल 0 आना चाहिए? बात समझ में आई? 0 डिग्री किसको बोल रहा है, इस वाले एंगल को। अगर ये एंगल 0 हो जाएगा तब फिर आप साइन 0 करोगे तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। चलो इसके नाम लिख लेता हूं मैं। इसके पॉइंट के नाम दे दिया x, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया y, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया z। अगर z को यहां से हटाकर इसके मिड पॉइंट पे लगा दूं तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, जल्दी बताओ।
30 डिग्री। 30 डिग्री बनेगा। और फिर इसको और कम करूं मैं, मतलब z को उठा के नीचे लाऊं, तो जैसे यहां पे लाया तो ये एंगल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो मुझे इस एंगल को 0 करना है, तो z को नीचे लाते जाते हैं, कहां पर लाएंगे, y पर। y पर। बात समझ में आई? यस सर। मुझे ये एंगल 0 करना है। ये एंगल कब 0 होगा, जब मैं z को नीचे करता हूं तो एंगल क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जब z y की तरफ आएगा, इन दोनों को नहीं हिलाना आप लोगों को, z को नीचे करते हुए जाना है, तो ये एंगल क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और व्हेन z एंड y कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब z भी वही होगा, y भी वही होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा कुछ, z भी यही पॉइंट है और y भी यही पॉइंट है। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, अब 0 डिग्री। 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखो जब जैसे नीचे नीचे ला रहा हूं मैं इसको, क्या परपेंडिकुलर कम होता हुआ जा रहा है, Yes, sir. व्हेन z जो z है वो नीचे जाएगा तो परपेंडिकुलर भी डिक्रीज होता हुआ जाएगा। यस सर। और व्हेन z एंड y कोइंसाइड, तो परपेंडिकुलर तो खत्म ही हो गया। यस सर। परपेंडिकुलर कहां गया, परपेंडिकुलर खत्म, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0। और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो होगा वो इस बेस के ऊपर लाई करेगा। हाइपोटेनस भी यही है और बेस भी यही है, तो बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे सर। अब ये जो ट्रायंगल बना है, यहाँ पे 0 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, कितने का, 0 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं बोलूंगा साइन 0, साइन 0 होता है p बाय h, p की वैल्यू कितनी, 0, और बाय h, 0 बाय h क्या होता है, 0 बाय h क्या होता है, जल्दी बोलो, 0 बाय h क्या 0 ही होगा। और cos 0 बोलूंगा मैं, cos 0 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल है तो कट जाएगा वो ये, और क्या बचेगा आपके पास, 1। आई बात समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अरुण, रीजन पता चल गया? Yes, sir. समझ में आ गई। ठीक है, वो रीजन गलत है जो आपने बताया ना, ये रीजन। क्या मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये कैसे हुआ, अब मुझे किस एंगल को 90 करना है, मुझे ये वाले एंगल को 90 करना है। तो ये वाला एंगल 90 कैसे होगा, या तो मैं z को अब ऊपर ले जाऊं, जैसे जैसे z ऊपर जाता जाएगा पॉइंट क्या होता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, और क्या होता जाएगा, एंगल इंक्रीज होता हुआ जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, दूसरा तरीका है, ये x था, ये y था, ये z था, ये p था, ये b था, ये h था। इस x को, यहां पे एंगल बना था 60 डिग्री का, इस x को हटा के यहां पे ले आया, x को ऐसे मूव कर रहा हूं मैं टुवर्ड्स y, तो अब ये ट्रायंगल बना, तो ये एंगल क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या, जब x y की तरफ जाएगा, x को यहां से हटा के मैं यहां पे ले आया, क्या एंगल इंक्रीज हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा बेटा। मंथन, मंजुला, मानस, क्या हो जाएगा, एंगल इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन x एंड y कोइंसाइड करेंगे, जब x और y कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहां पे क्या है, ये जो बेस है, ये बेस खत्म हो गया, तो बेस इसका इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था, तो हाइपोटेनस जस्ट के ऊपर लाई करेगा, और P और E H क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, P और H आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब इस ट्रायंगल में, एक्चुअल में ट्रायंगल नहीं है ये, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, कितने डिग्री का ट्रायंगल है ये, 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब इसमें करोगे आप साइन 90, दैट इज P बाय H, और P और H की वैल्यू तो क्या है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा।
और cos 90 करोगे आप लोग तो cos 90 क्या होगा, b बाय h, और b की वैल्यू क्या है 0, 0 बाय h क्या होता है 0 ही होता है। आया समझ में? इसलिए sin 90 आपका 1 होता है और cos 90 आपका 0 होता है। चलो आगे देखो। अब आई थिंक मुझे आप लोगों को आ गया होगा ये रीजन समझ में। तो ये छोटे छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरा, आप सभी को एलसीएम आता है बेटा? जल्दी से मुझे एक एलसीएम निकाल के बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के अलग बता रहा हूं मैं। 2 और 3 का एलसीएम बताओ जल्दी, देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। 6 2,3 का एलसीएम बताओ। 6 प्राची, 6 sir. मंजुला, वेरी गुड। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। चलो 1/2 और 1/3 का एलसीएम बताओ। 1/6. आप बताओ। 2 और 3 का तो बच्चा ही बता देगा। गलत, 1/6 नहीं होगा। देखते कौन बता पाता है। 1/2 और 1/3 का एलसीएम बताओ। 1/6 तो नहीं है इसका आंसर। 2/6. और किसी का कोई दूसरा आंसर? 5/6. 5/6. 5/6 भी नहीं है बेटा। 2/6 सर. कितना? 2/6. 2/6 तो 1/3 हो गया। 1/2 और 1/3 का एलसीएम है 1। 1/2 और 1/3 का एलसीएम है 1। अब आप पूछोगे कैसे सर? किसी को पता है 1/2 1/3 का एलसीएम कितना होता है? 1 होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होता है? Least common multiple. लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या हुए? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये होता है मल्टीपल्स। लीस्ट सबसे कम, कॉमन हो और मल्टीपल हो। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकाला था आपने? 2 की टेबल बोलो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 क्या टेबल बोलो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो सबसे लीस्ट हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो, इसका इसलिए 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया था? 6 आ गया था। उसी तरह से अब हम लोगों को 1/2 और 1/3 की टेबल बोलनी है। 1/2 1 जा, 1/2 1/2 2 जा 1, 1/2 3 जा 3/2। ठीक है, उसी तरह से 1/3 की टेबल बोलनी है। 1/3 1 जा, 1/3 1/3 2 जा 2/3, 1/3 3 जा 1। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट हो, कॉमन हो, मल्टीपल हो, तो क्या आएगा? 1 आएगा। आई बात समझ में? Yes sir. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं आता, क्योंकि सबने एलसीएम का मतलब नहीं समझा। एलसीएम होता क्या है? आई बात समझ में? ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप लोग रट्टाफिकेशन वाली चीज को कर रहे हो कि समझने वाली चीज को आप अप्लाई कर रहे हो। जिसने समझ के याद किया होगा तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। जिसने रटा होगा वो हमेशा फेल होगा। ठीक है, उसकी गारंटी नहीं है, वो कभी पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो चीजों को आप समझो। तो फिजिक्स में यही है, सब चीजों को समझना है हम लोगों को। तो जो 10th में पढ़ते थे हम लोग, उससे थोड़ा सा आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। मान लो आप पहले 4 घंटे पढ़ते थे, अब आपको 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ में मेहनत करनी है हम लोगों को, तभी आप लोग रिजल्ट दे पाओगे। कंसिस्टेंट रिजल्ट, आपकी जो
तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया, आपको डेली के डेली 50 से 60 सवाल करने पड़ेंगे। डेली आपको 50 से 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कम करना, बाद में ये इतना हो जाना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आदत डाल लो आप लोग। और डेली आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, कोचिंग टाइम को हटा के। सेल्फ स्टडी आपको 7 से 8 घंटे करनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये करने के लिए तैयार हो और फुल डेडिकेशन से मेहनत करने के लिए तैयार हो, तभी आप लोगों का रिजल्ट पॉसिबल है और तभी आप लोग ज्वाइन करना। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का पैसा खराब हो और किसी की मेहनत खराब हो, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। कल हम लोग फिर और बातें भी करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में आगे मैं क्वाड्रेंट वगैरह पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और फिर आगे जैसे साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो कल मैं ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन को खत्म कर दूंगा। फिर परसों से मैं वेक्टर वगैरह स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम लोग Okay, सेम sir. टाइम पर, ठीक है। ओके सर, बाय सर। Bye, sir. और मेहनत करने से तैयार हो तभी आना, Yes, sir. ठीक है।